मैंने स्पिरिचुअलिटी उस उम्र में उसको जानना या उसको समझना स्टार्ट किया और मैं कहूँगा कि मैं आज भी समझ रहा हूँ उसको। वैसे मैं स्पिरिचुअलिटी इतना फॉलो नहीं करती हूँ, बट आई वुड लाइक टू से कि शायद वो एक कामिंग इफेक्ट देती है, बिकॉज आई फेल्ट सो व्हेनेवर आई सी योर वीडियोस आई फेल्ट वेरी कामिंग एंड सूदिंग एनर्जी। हम लोगों से इंस्पायर कम होते हैं, हम लोगों से इन्फ्लुएंस ज्यादा होते हैं। और अगर हम हर रोज किसी की कार देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या किसी का पैसा देख के या उसका घर देख के या उसकी ओवरऑल बाहरी पर्सनालिटी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो आपको किस पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई मेंटर यूज्ड टू से दैट आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% यू नीड टू गिव अवे। जो गॉड होता है वो आपको तभी देता है जब उन्हें पता होता है कि इस बंदे को देने के बाद ये स्प्रेड करेगा। आई अग्री। या बिना सुने किसी को ये बोलना कि तुम्हें थेरेपिस्ट की जरूरत है, मेरे हिसाब से ये वैसे भी गलत है। हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए सामने वाले को अपनी बात करने के लिए। तो हो सकता है कि शायद उसको साइकियाट्री की जरूरत ही ना पड़े। मुझे थेरेपिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने डिनाई किया मेरी बात सुनने के लिए। जो भी काम आप दिन भर में करें उसको बहुत पैशन के साथ करें, एंड नॉट जस्ट पैशन, उसमें बहुत प्यार भी दें। बिलीव मी, आप सिर्फ पैशन और प्यार को अपने काम में झोंक देंगे तो काम इतना खूबसूरती से निकलेगा दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कितना खूबसूरत हो गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। So friends, today's episode we are going to meet a very amazing person, and his name is Ankur, and Ankur is soft skills trainer, healer, and most importantly a beautiful person and one of my friend. And you know, whenever I talk to him, it's like healing for me, and his videos, his contents, really the calmness, the soothing nature, and all those things really heal the soul. So definitely you are going to learn so many new things from this episode. So do subscribe, do share, and do comment and let me know, do you like this episode, what you like about this episode, and I'll see you in the next episode. वेलकम टू द शो अंकुर, और आप मेरे सेकंड गेस्ट हैं जो फिर से हमारे सीजन 2 में आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? It's amazing. Like I've told you before, it's always an honor to be with you. The way you have been last time, the way you performed, the way the questions that you threw, it was just simply incredible. So really appreciate, and especially the hard work that you're putting in your podcast, in your live sessions. They're just so beautiful. So I'm so proud to be here first, and also it's an honor to sit with you and share this stage. Thank you so much, Ankur. So much appreciation. Actually, my secret agenda is that, like, due to podcast, I meet different people and I love talking, so that my agenda is met. So that's what I do it. So we have covered in last episode, we have covered your journey. We have spoke about, communication skills, soft skills. So this time we are going beyond that. So before that, I just want to ask, like, share your journey about spirituality, like how, you have maybe experienced spirituality, how it helped you in your career or in your life to grow more. Okay, when you talk about spirituality, I think जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से इसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो हर एक इंसान से अलग अलग होती है। लाइक इट्स वेरी सब्जेक्टिव, राइट? तो अगर आप शायद अपने घर वालों से पूछेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, तो वो उसको रिलीजन के साथ जोड़कर आपको बताएंगे कि पूजा करना, साथ में बैठना, जब हम इकट्ठा होते हैं, कीर्तन करना, भजन करना, रामायण पढ़ना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये होती है स्पिरिचुअलिटी उनके हिसाब से। और अगर हम किसी ऐसे इंसान से पूछे जो प्रवचन देते हैं, जो हमें ज़िंदगी को बेहतर कैसे जीना है उसका स्किल या उसका ज्ञान दे रहे होते हैं, तो उनके हिसाब से वो परिभाषा अलग होती है। और एक स्टूडेंट से पूछेंगे जो कॉलेज जा रहा है, जो स्कूल में है या जिसने कॉलेज कर लिया है, तो वो एक अलग परिभाषा बताएगा कि मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी ये है। जब हम सुबह धूप जलाते हैं या उसके सामने बैठ के फिर हाथ जोड़ के ध्यान करते हैं, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है। कुछ प्रैक्टिशनर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी या और तरह तरह की स्टडीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, तो वो बोलेंगे, तो उनका एक्सपीरियंस ये भी हो सकता है कि शायद जब वो ध्यान में बैठते हो तो उनका हाथ उड़ता है या वो आसमान में महसूस करते हैं उड़ते हुए। सो आई वुड से स्पिरिचुअलिटी एज अ होल could be a complete different experience for every individual. It's very subjective. So when you talk about me, कि मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, सो आई बिलीव ये
कई साल पहले आई, स्पेशली 2014-15 में, जब मैंने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो प्रैक्टिस कैसे करना स्टार्ट किया वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो शायद वो जब मैं स्कूल में था वो तब से मेरे पास भटक रही थी। इट जस्ट कि मैं उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। वो मेरे आसपास थी लेकिन मैं उसको नहीं समझ पा रहा था कि ये मेरे आसपास क्यों है। वो समझ मुझे बहुत सालों के बाद आई। तो मैं आपको अपने स्कूल का इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं आई थिंक क्लास 10th या 11th में होगा। तो अगर आपने याद है सिस्टर शिवानी, आप जानते हो जी, या ब्रह्म कुमारी। सो मैं आस्था चैनल पे मैं उनका वीडियो देखा करता था शाम को, और ये धीरे धीरे मेरी आदत सी बन गई थी। क्लास 11th और क्लास 12th मैंने ये 2 साल मैंने उनको देखकर ही बिताया। तो उनकी जो भी बातें होती थी शायद मुझे आज याद नहीं है, बट उस वक्त मैं शाम को बैठता था 1 घंटे का उनका स्पीच सुनने के लिए। एंड आई वाज सो मच फैसिनेटेड बाय हर वर्ड्स कि अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो जो बोल रहे हैं उसका मेरी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता था। अब जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ के में बढ़ता गया आगे, तो मैंने धीरे धीरे उस चीज़ को समझना स्टार्ट किया। और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो रोज सुनता था उनको, तो कहीं ना कहीं वो शायद मेरे अंदर वो इम्बाइब होता जा रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू इनकलकेट एवरीथिंग दैट आई वॉज लिसनिंग, है ना। सो वहाँ से मैं कहूँगा टेक्निकली मेरी जो जर्नी थी स्पिरिचुअलिटी की वो क्लास 11-12 से स्टार्ट हुई। मैं शायद 14-15 साल का होऊंगा तब से मैंने सिर्फ सुनना सीखा। उसको समझने का जर्नी तब स्टार्ट हुआ जब मैंने अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया। शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक हर एक इंसान की लाइफ के कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं। मेरी भी लाइफ के कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं, बट मैं उसको फिलहाल मैं उसको बहुत सेलिब्रेट करता हूँ। सो एक जो बड़ा चैलेंज अभी भी है, वो ये कि मुझे बचपन से एंग्जाइटी थी, एंड इट वॉज समथिंग दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट टू एनीवन। वो एंग्जाइटी ऐसी थी कि क्योंकि मुझे खुद भी समझ में नहीं आती थी कि वो क्या चीज़ है, तो इसलिए शायद मैं दूसरों को समझा भी नहीं पा रहा था कि ये क्या होता है मेरे साथ। बट नाउ अब mid-30s में पहुंचने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि शायद ये जो एंग्जाइटी जो चीज़ है, इससे मैं बचपन से ही जीता आ रहा था, इसके साथ चलता आ रहा था। बस क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं थी, और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ को हमने कभी उतनी इंपॉर्टेंस दी भी नहीं। तो इस वजह से शायद ना मैं खुद समझ पाया उसको, ना मैं समझा पाया। लेकिन अब इस उम्र पे पहुंचने के बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद, इतने लोगों को सुनने के बाद, अब समझ में आया कि अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ हमेशा चलती आ रही थी, जिसको मैं हमेशा ये सोचता था कि नहीं ये आज नहीं, ये कल ठीक हो जाएगी, या कुछ साल के बाद ठीक हो जाएगी, या एक बहुत ही कॉमन सा फंडा है हम लोगों के साथ कि हम ये खरीद लेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम कार ले लेंगे तो हमारे लाइफ बेहतर हो जाएगी, हम घर ले लेंगे तो बेहतर हो जाएगी, हम रिलेशनशिप में चले जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ मैं चलता गया, बहुत चलता गया आगे, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। बट फिर कई सालों के बाद, आज से स्कूल के कई सालों, कॉलेज हो गया, देन उसके बाद फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना स्टार्ट किया, और फिर वहाँ पे मैंने एंग्जाइटी को महसूस करना स्टार्ट किया। जब मैं एक बंद जगह पर, मुझे काम करने के लिए कहा गया कि अब आपको यहाँ पर बैठना है, यहाँ पर काम करना है, आपका ट्रेनिंग चलेगा और आपने ये चीज़ें करनी है। तो उस दौरान मैंने महसूस किया कि मैं एक बंद कमरे में बैठा हूँ और देयर इज़ नो वन अराउंड मी, और वो फीलिंग इतनी इंटेंस थी कि वो कंटिन्यू होती गई। और विद इन, आई डिडंट इवन रियलाइज कि 4-5 दिनों में ही मैंने रियलाइज किया कि अब अगर मुझे ये जगह से बाहर नहीं निकाला गया तो शायद मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूंगा। वो इतना डरावना था मेरे लिए। एंड आई मस्ट टेल यू, वो ऑफिस मेरे घर के बहुत पास में था। इट वॉज हार्डली 2 किलोमीटर्स अवे। इतनी पास में होने के बावजूद भी मैं उससे बहुत घबराता था। और मैं सुबह ऑफिस में पहुंचूं और विद इन एन आवर और 2 आई यूज्ड टू फील सो मच pressurized. I just wanted to run away from that place. So I tried to stay there for a few days. उसके बाद फिर नहीं हो पाया। So फिर मुझे एक excuse ढूंढना था कि मैं इस जगह से कैसे बाहर निकलूं। So it's little, it reminds me of those days. What I did, I took my pen. There were cameras everywhere. I sharpened the pen and started rubbing it on my hand until it bleed. Okay. And I did that. And then, when I saw the blood on my hand, then I decided that now I've got a chance to get out of this place.
So I showed it that something happened, like I just got a bruise from the chair or the table. I have to go and see the doctor. This might harm me, something like that. So they were in doubt, but then they were like, okay. Then I got out of the office. I sat in my car, and then I realized what I did. I was completely unconscious कि वहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा था. मैंने वो स्टेप क्यों लिया, मैंने ऐसा क्यों किया. कार में बैठा, फिर मैं बहुत रोया और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हुआ या क्यों किया मैंने ऐसा. I immediately called my friend. I was like, I want to see you. Then I went to him. Then I told him everything, that what I was going through. And then that was a saturation point where I thought that it's high time that I should share this to my people. मुझे इसको लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ अपने साथ. मैं किसी के घर में नहीं रुक पाता था, मैं अपने फ्रेंड्स के घर में नहीं रुक पाता था, मैं किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ तो मैं वहां पर नहीं रुक पाता था. तो ये प्रॉब्लम, लोग इसको क्या समझते थे कि शायद ये बहुत कंफर्ट में रहा है, इसको घर वालों से बहुत प्यार मिला है तो इस वजह से ही ऐसा करा है. बट इट वॉज समथिंग बियॉन्ड दैट. It was something beyond my understanding and also others' understanding. So then I decided that okay, it's time to tell people, at least बाहर के लोगों को नहीं, कम से कम अपने घर वालों को मैं बताऊं कि what I am going through right now. But you know it so well कि अपने आस पड़ोस से बात करना ज़्यादा आसान है, लेकिन अपने घर वालों को अपनी परेशानी बताना ये दुनिया का सबसे मुश्किल सा टास्क है, right? It is a Herculean task to talk to your parents what you are going through inside. So I decided that I'll tell my parents. But I remember that the moment I got home, I thought of telling them, but then I was like, I didn't tell anything to them. And I only told them that I have left the organization because something wrong happened there. People are not good. Like whatever excuse I could give, I gave them those excuses. And then it was there in my head that I have to share it to my parents. At least मुझे उनको बताना पड़ेगा that what I'm going through. So मुझे उसके लिए करेज चाहिए था कि मैं कैसे बताऊंगा उनको. So what I did, मैंने अपने आप को सोचा कि शायद मैं अभी बहुत कंफर्ट जोन में, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता हूँ. सो आई यूज्ड टू गो आउट ऑन रन एवरी इवनिंग. मैं रोज शाम को रन के लिए जाता था, सिर्फ वो करेज इकट्ठा करने के लिए कि मुझे शायद वो बाहर से, वो रोड से मुझे वो करेज मिल जाए कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर पाऊँ इस बारे में. एंड मैंने 1 महीना में रोज शाम को निकलता था वॉक करने के लिए. फिर उसके बाद शाम को लौट कर आता था, सोचता था कि आज मेरे अंदर हिम्मत आ गई, आज मैं अपने घर वालों से बात करूंगा इसके बारे में. एंड फिर फाइनली बहुत समय बीत गया, लाइक ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना बीत गए. फिर उसके बाद माई पेरेंट्स वर सिटिंग एंड आई वॉज वेरी इमोशनल ऑन दैट डे एंड आई थॉट दैट आई शुड टेल माई पेरेंट्स. तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया इसके बारे में कि I feel very anxious. I remember these words. I told them that I feel very anxious. बहुत घबराहट होती है मुझे बंद जगह पर, या जब कोई मुझे अपने दायरे में रखता है या कोई मुझे डायरेक्शन देता है तो मुझे उस जोन में बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है. And I feel like to run away. I cry also and I express like this only to them. And as usual उनका रिप्लाई आप गेस कर सकते हैं क्या होगा. कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. तुम बहुत सोचते हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है. अब मैं अगर बहुत डिटेल्स में मैं उनके साथ जाता, मैं अपने बचपन से हर एक चीज़ उनको बताता कि मुझे अच्छे से ज़्यादा मेरे साथ बुरा क्या हुआ है मुझे वो याद है, तो शायद उनको ना ये चीज़ समझ में आती हो, ना मैं अपने आप को उतना अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाता जब सामने से ऑलरेडी एक ना आ चुका है. ना ये था कि समय के हिसाब से ठीक हो जाएगा ये. So my sister came like a savior at that moment. Okay. So after speaking to my parents, I called my sister and I told her that I'm going through this. Her reply was also same. कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा. तुम बहुत सोचते हो ना हमेशा से, इस वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है. I was like, okay. But then she took a couple of days and she understood, maybe, I don't know, maybe she had read about it or something like that. But then she called me again. She was like, I've got a friend. Why don't you speak to him? And he is a psychiatrist. So I spoke to that friend of her. And then फिर उनसे थोड़ा सा बात करके उन्होंने मेरी बात को सुना. बोलने से ज़्यादा उन्होंने सिर्फ मेरी बात को सुना. मुझे ये नहीं बोला कि ये सबके साथ होता है. मुझे ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. मुझे ये नहीं कहा कि तुम बहुत सोचते हो. उन्होंने सिर्फ मेरी बात सुनी, मुझे एक्सप्रेस करने दिया जिस तरह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा था. And then also he suggested me that Ankur, you should start meditating. Okay. और आई थिंक वहाँ से उसकी शुरुआत हुई.
उन्होंने बोला कि अपने शहर में कोई ऐसी जगह ढूंढो, कोई ऐसी कम्युनिटी ढूंढो जहाँ पर मेडिटेशन जैसा प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, जहाँ पर लोग ध्यान करते हैं या शांत बैठते हैं। And I asked him why. So he said कि जब आप ऐसे माहौल में बैठते हो तो वहाँ की एनर्जीज अलग होती हैं, ठीक है, वहाँ पर एक अलग ही एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है, और आप जब एंग्शियस होते हो या थोड़े से परेशान होते हो अपनी ज़िंदगी से लेके, तो जब आप ऐसे माहौल में बैठते हो तो आप भी उस एनर्जी के फ्लो में आते हो। तो अगर आप ट्राई करोगे तो शायद आपको बेहतर लगेगा। और वहाँ से फिर मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। तो उन्होंने एक आश्रम बताया है यहाँ पे इलाहाबाद में, और मैंने and he also gave me one contact number. So I reached out to that lady. उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। अब मैं उस वक्त सिर्फ ये समझता था कि मैं अपनी लोगों को प्रॉब्लम बताऊंगा, वो मुझे सोल्यूशन बताएंगे। आई मीन ये नॉर्मली हम ह्यूमन सोचते हैं, नो, हमें हर एक चीज़ क्विकली चाहिए होती है कि हम आपको परेशानी बताएं और आप हमें उसका सोल्यूशन बताएं। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना कि हमें बुखार है, डॉक्टर दवा दो और वो ठीक हो जाता है, और हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी वैसे ही समझते हैं, या लेकिन समझने की बात यहाँ पर ये है कि जिस चीज़ को आपने इतने सालों से अब्यूज़ किया है या अब्यूज़ हुआ है, वो अचानक से ठीक नहीं हो जाएगा। Just the way you have spent so many of years in pain, that pain will take time to release also. That process will take some time. So when I met that lady and I was telling her, like I took almost an hour to express myself that मेरे साथ ये होता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है. Then she asked me that, Ankur, let's do a meditation. And then she just asked me to follow a process. Like she was sitting right in front of me and she was guiding me through the meditation process. And I sat, then she said that you can come here for 3 days and then afterwards you can come to the ashram. And I started that process. तो वहाँ से मेरी मेडिटेशन को समझने की जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने और पढ़ना इस पर स्टार्ट किया कि मेडिटेशन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक तरीका बताया ध्यान करने का, लेकिन अगेन हमें एक चीज़ हमेशा पसंद नहीं आती, हमें हमेशा बदलाव चाहिए होता है। हम एक खाना रोज़ नहीं खा पाते हैं, तो हमें अलग अलग खाना भी खाना पसंद है। तो वैसे ही हम जो कुछ भी अपने आप को दे रहे होते हैं, अपने आप को फेड कर रहे होते हैं, हमें हमेशा उसमें कुछ बदलाव, कुछ नया चाहिए होता है। तो मेरी जर्नी तो ध्यान की वहाँ से स्टार्ट हुई थी, जिसको आप बोल सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसको और एक्सप्लोर किया। जब मुझे एक तरीका पता चला कि अच्छा हार्ट पे फोकस करना भी ध्यान है, तो फिर मुझे मन में ये हुआ कि शायद सांस पर भी फोकस करना ध्यान हो सकता है, या आप अपने क्राउन चक्रा पे भी फोकस करना एक ध्यान हो सकता है, और मे बी आपका मूलाधार पे भी फोकस करना एक ध्यान का तरीका हो। सो यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई। फिर यहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा। शिवानंदा हो गए हैं, ओशो हो गए, लहरी महस्या हो गए। सो दीज वर सम ऑफ द स्पिरिचुअल लीडर्स आई से दैट आई हैव रेड अबाउट, and not just few. I mean, these are just few names that I remember. Otherwise, there had been so many, and I have been a kind of a person who wanted like more things on my plate. So when it comes to spirituality, I never kept myself at one single place. I wanted to explore more and more, and I'm still doing it. So basically, अगर आप मेरी जर्नी की बात करें तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई कि मैंने स्पिरिचुअलिटी उस उम्र में उसको जानना या उसको समझना स्टार्ट किया। और मैं कहूँगा कि मैं आज भी समझ रहा हूँ उसको। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं समझ चुका हूँ उसको। आई विल से दैट मैं आज तक उसको समझने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो अगर जो भी वो स्पिरिचुअल गुरुज या लीडर्स मुझे देख रहे हैं, सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु इज ट्राइंग टू लर्न about spirituality, because for me spirituality has a completely different meaning. Yeah, and one more thing I would like to say, like I think spirituality, वैसे मैं spirituality इतना follow नहीं करती हूँ, but I would like to say कि शायद वो एक calming effect देती है, because I felt so, like you know, whenever I see your videos and whenever I talk to you, I felt very calming and soothing energy. सो मे बी शायद स्पिरिचुअलिटी की वजह से एक जो यू नो एक आपने बोला ना एंजाइटी और एक जो परेशानी वाली स्टेट होती है वो एकदम शांत हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, शायद वो एक एनर्जी आ जाती है, ऐसा कुछ। एज आई मेंशन पूजा, स्पिरिचुअलिटी को हम एक वर्ड में संक्षिप्त नहीं कर पाएंगे। यू नो, स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी वास्ट टर्म, और उस स्पिरिचुअलिटी टर्म के अंदर आप क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं वो डिफाइन करता है आपकी पर्सनालिटी।
वो बदलाव लाता है आपकी पर्सनालिटी में, राइट? सो एज आई सेड कि हर एक इंसान का स्पिरिचुअलिटी का परिभाषा अलग हो सकता है, मेरा अलग है। अब वो क्या है, वो ये है, मेरी परिभाषा ये है कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें अपने आप को सौंप दें। अगर आप ईश्वर के सामने ही बैठे हैं तो अपने आप को पूर्णतः सौंप दें वहां पे। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सौंप दें। जब आप सुबह उठते हैं और आपकी आंख खुलती है तो उस वक्त आप क्या कर रहे हैं ये भी एक ध्यान है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। आप कितने बजे उठते हैं, आप उठने के बाद क्या करते हैं, आप कैसे लोगों को अपने आसपास रखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप सोते वक्त क्या सुनते हैं, आप सोने से पहले क्या खाते हैं या क्या पीते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, ये सब आपकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और ये सब बनता है आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज से। तो जो भी नॉलेज आपने अटेन की है फिर आप उसको अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। तो किताब से हमने जो कुछ भी पढ़ा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हो सकता है कि उसमें लिखा कुछ और हो लेकिन आपने उसका मतलब कुछ और निकाला अपनी लाइफ में, राइट? और वो होगा आपका तत्व। किताब में लिखा हुआ तत्व वो बिल्कुल अलग हो सकता है, लेकिन जो आपने उसको समझा और जिस तरीके से आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं वो एक अलग तत्व है। सो अंडरस्टैंडिंग योर एलिमेंट, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ यू आर transforming yourself, keeping this spiritual knowledge or the gyan that you have attained from the books, that is what for me is a spirituality. So if you say about those calmness and everything that you feel through my videos, I would say that it is because of the routine that I possess. It's because of the routine that I have been practicing not since past a month or 2 months, but since probably 6-7 years, right? And that has not changed yet. Yeah. Wow, that's amazing. सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी जर्नी से, जैसा कि आपने बताया कि जब आप उस ऑफिस में जाते थे तो यू डोंट फील लाइक टू गो। आपका इंसिडेंट सुन के मुझे भी अपना कुछ पास्ट याद आ गया, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आई यूज्ड टू क्राई बिफोर गोइंग टू ऑफिस। ओके, या आई डोंट फील लाइक, मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक फोर्स है जो मुझे रिपेल करता है। मुझे बोलता है कि नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो, दैट इज नॉट योर प्लेस। आई अंडरस्टैंड एंड आई यूज्ड टू क्राई एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम क्राइंग। यू नो, आई हैड गुड सैलरी एंड द कंपनी व्हिच आई ड्रीम्ड ऑफ। आई एम श्योर आपको उस वक्त ये लगता होगा कि शायद कोई और आपको कमांड कर रहा है। हाँ, exactly. I felt so. Even my parents were not able to understand कि क्या हो क्या रहा है मेरे साथ. You know, I'm having a good job, good position, good salary, a company, like Asia's best biotech company. Right. लोगों का सपना होता है उस कंपनी में काम करने का. And why you are doing like this? उन्हें लगा शायद कोई harass कर रहा है या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है. दे आस्क्ड मी एंड मेरे पापा ने बहुत काउंसिल करने का ट्राई किया, बट आई डोंट फील लाइक, मतलब जब मैं वहाँ जैसे ही सुबह होती थी मैं उठती थी एंड आई यूज्ड टू गेट अप 6 o'clock ओनली. आई यूज्ड टू टेक बाथ एंड ऑल एंड अगेन आई विल स्लीप. उसके बाद फिर जब जाना होता था तो मुश्किल से 15 मिनट्स में मैं जीन्स टी शर्ट डाल के बस चले जाती थी. मुझे बस ऐसा लगता था कि मजबूरी है मेरा जाना. सो जस्ट वॉन्टेड टू आस्क कि क्या मतलब मुझे अब नाउ मतलब आई फील कि शायद वो जो मैं कर रही थी दैट वॉज नॉट माई पर्पस. एब्सोल्युटली. ओके, और शायद वो सारी चीजें मतलब हम करियर, जैसे कि मैंने करियर के बारे में बहुत ज्यादा बात करती हूँ बिकॉज आई गॉन थ्रू दिस जर्नी. हम करियर हमेशा चूज कर लेते हैं लोगों के कहने पर, पेरेंट्स के कहने पर, या फिर हम टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं. On the basis of that, we choose our career. We don't get inspired, basically. We get influenced. Yes. Exactly. So, career कह सकते हैं, career is not only for the living, मतलब अपना life चलाने के लिए नहीं. I think career is called स्वधर्म. Okay. जो शायद हम करने के लिए आते हैं यहाँ पर. Probably. तो spirituality और purpose, क्या ये दोनों कनेक्टेड है? क्या स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है हमें अपने पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए? क्या कहेंगे आप इसको? 100%. लेकिन उसके लिए आपको पहले ये भी समझना है कि आपका पर्पस क्या है. यू नो, सो जैसा कि अभी आपने बोला ना कि हम लोगों से इंस्पायर कम होते हैं, हम लोगों से इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं. और अगर हम हर रोज़ किसी की कार देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या किसी का पैसा देख के या उसका घर देख के या उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी देख के, बाहरी पर्सनालिटी को देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सो वो आपको किस पर्पस की तरफ लेकर जाएगा?
ऑब्वियसली वो आपको सिर्फ कमाने के पर्पस की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन जब आप किसी इंसान के व्यक्तित्व से प्यार करते हैं, उसके आइडेंटिटी से प्यार करते हैं और उसने अपनी आइडेंटिटी को किस तरीके से बनाया है, तो फिर आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, आप उससे इंस्पायर हो रहे हैं। यू नो, दैट इज अ डिफरेंस। और जब आप इंस्पायर होते हैं, देन यू वांट टू नो मोर अबाउट थिंग्स, कि वो कैसे हो रहा है, लाइक फिर आप वो प्रोसेस जानना चाहेंगे, राइट? और वो व्यक्ति जो अपने आप को अंदर से बदलता है, अपने आप को अंदर से बेहतर बनाता है, वो एक बेहतर प्रोसेस में होता है, वुड से, जो कि मटेरियलिस्टिक प्रोसेस नहीं होता है, जो कि एक स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है, राइट? सो पर्पस और स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड सिर्फ तभी हम कहेंगे जब आपका लाइफ का गोल कुछ ऐसा हो जो मटेरियलिस्टिक ना हो। इससे आपको सिर्फ मटेरियल असेट्स नहीं कमाने हो, आपने कुछ अपने लिए भी कुछ अचीव करना हो, कुछ अपनी पर्सनालिटी के लिए, कुछ अपने लोगों के लिए कुछ करना हो। जब आपका भाव ऐसा हो तो शायद वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और पर्पस का एक अच्छा कनेक्शन बनता है। सो यस, हम लोग अगर हम लोग अपने पर्पस की तरफ ध्यान दें, और अगर वो पर्पस सिर्फ इंडिविजुअली हमारे लिए होगा, तो शायद वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पर्पस को लोगों से जोड़ें, ग्रोथ से जोड़ें, कुछ बेहतर करने के लिए जोड़ें, समझने के लिए जोड़ें, लोगों तक पहुँचने के लिए उससे जोड़ें, तो शायद वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, आपको खुद को समझने के लिए और दूसरों को भी समझने के लिए। राइट। I remember one of my mentor used to say that आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% you need to give away। वो बोलते थे कि मतलब जो गॉड होता है वो आपको तभी देता है जब उन्हें पता होता है कि इस बंदे को देने के बाद ये स्प्रेड करेगा उस चीज़ को। I agree, yeah। तो he used to say कि मतलब even though you earn 100 rupees, give 10 rupees to somebody जिसमें भी आप बिलीव करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ट्रूथ है। और मतलब मैं बिलीव करती थी कि लाइक इफ़ यू वांट टू गिव, यू नीड टू गिव लाइक ओनली एजुकेशन यू कैन गिव। और जब मुझे लगता था कि मैं जिस दिन इस काबिल हो जाऊंगी करूंगी, मुझे ऐसा फील होता था। बट आई थिंक आई फॉलोड सम ऑफ हिज एडवाइस। आई डोंट नो, वैसे मैं जल्दी किसी की बात मानती नहीं हूँ, बट आई फॉलोड हिम एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड आई saw some changes in my life। जो चीज़ मुझे मिली जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी थी, मतलब वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में होने लगी। Beautiful। So I came to know कि मतलब शायद हम जो चीज़ कर रहे हैं, इवन दो हमारा करियर या फिर जो जैसा आपने बोला, अगर हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो शायद हम उतने सक्सेस नहीं हो सकते, या फिर हम उतनी पर्पस जो बोल रहे हैं वो पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होता। Correct। क्योंकि शायद हम सबका पर्पस, हम जो भी काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प करना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना ही हमारा पर्पस है। Correct। और कहीं ना कहीं जो भी हम कर रहे हैं हमें वो करना चाहिए, तभी शायद फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फैक्शन जो बोलता है, Got it। वो मिलता है हमें अपनी लाइफ में। तो Perfect। ये मुझे थोड़ा इन कुछ सालों में समझ में आया। That's beautiful। That's beautiful। और एक और चीज़ अंकुर, जो आप जब बात कर रहे थे तो आपने बोला कि आपकी जर्नी में आप एक थेरेपिस्ट से मिले। तो जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, वैसे तो इस बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, फिर भी आज भी लाइक लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। मतलब Correct। अगर किसी को ऐसा कुछ है, मतलब अगर कोई फ्रेंड है वो एंजाइटी से गुजर रही है या फिर किसी प्रॉब्लम से गुजर रही है, अगर मैं उसे बोलूं कि व्हाई डोंट यू सी द थेरेपिस्ट, दे विल फील ऑफेंडेड कि क्या मैं पागल हूँ, मुझे पागल समझ, मतलब ऐसा नॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये उसी तरह है जैसे कि हमें अगर जुकाम हो जाए, हमें खांसी हो जाए, तो हम एक बेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ताकि वो हमें बेटर सोल्यूशन दे सके उस चीज का। तो मेंटल हेल्थ भी वैसे ही है, हमें उसके बारे में कितना अवेयर होना चाहिए, और हमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वी नीड टू शेयर। राइट। और वो भी मतलब शायद हमारे पेरेंट्स, जैसे आपने बोला, उनके आसपास शायद वैसे लोग नहीं थे, उनके ज़माने में शायद ऐसा कुछ ट्रीटमेंट था नहीं, या फिर ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था, तो उन्हें नहीं पता था। लेकिन हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। Correct। तो हमें ये चीज़ कितनी ज़रूरी है अवेल करनी, अगर ऐसा है तो ये नॉर्मल है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कितना नॉर्मल होना चाहिए ये?
थेरेपिस्ट के पास जाना? पूजा, इसमें ध्यान करने की बात यह है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हम नेचुरल चीज़ों को भी नेचुरल नहीं समझते हैं, राइट? इफ़ यू टॉक अबाउट इंटिमेसी, इट हैज़ नेवर बिन नॉर्मल फॉर अस. हम उसके बारे में बात करना नहीं पसंद करते थे. जब भी टीवी पे कुछ इंटीमेट सीन्स आते थे बचपन में भी, तो हमारे पेरेंट्स तुरंत चैनल चेंज करना पसंद करते थे, ताकि हमारे बच्चों को पता ना चले, राइट? हम पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज वो हमारे लिए सही बात नहीं है. मतलब ऐसा हमारे पेरेंट्स ने उस चीज़ को डिपिक्ट किया है कि वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो नाउ इफ यू लुक एट इट, हम लाइफ की बेसिक चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं. ये बेसिक सी चीज़ें हैं, राइट? इंटिमेसी, पीरियड्स, दीज आर वेरी नेचुरल थिंग्स. हम इन चीज़ों को लोगों से छुपाते हैं. जब हम ये बेसिक चीज़ों को लोगों से छुपाते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान जो मेंटल हेल्थ या ऐसे उससे उन प्रॉब्लम से गुजर रहा है वो आपसे आराम से आकर बात कर लेगा या वो आपकी बात समझ जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है. जब हम अपने बेसिक्स को नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ को कैसे समझ लेंगे? और जिस इंसान को आपने आज तक नहीं समझा, आप उसको अचानक से बोल दोगे कि तुम जाके थेरेपिस्ट को दिखाओ, तो ऑफ कोर्स उसको खराब लगेगा, right? Exactly. And the most important part in any mental illness therapy, I would say, I mean, it starts right when you start listening to the other person. इसकी थेरेपी जो है वो तभी से स्टार्ट हो जाती है जब आप सामने वाले को सुनना स्टार्ट कर देते हो. तो बिना सुने किसी को ये बोलना कि तुम्हें थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये वैसे भी गलत है. आई थिंक हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए सामने वाले को अपनी बात करने के लिए. तो हो सकता है कि शायद उसको साइकियाट्री की ज़रूरत ही ना पड़े, हो सकता है उसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट? तो अगर मुझे थेरेपिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने डिनाई किया मेरी बात सुनने के लिए. अगर उन्होंने मुझे एक्सप्रेस करने का मौका दिया होता तो शायद मैं अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाता और वेट करता कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अपने आप बेहतर हो जाएंगी, राइट? तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. तो अगर लोग गुस्सा होते हैं इस बात से कि ये मुझे पागल समझ रहा है या ये मुझे पागल बोलना चाह रहा है या मुझे बोल रहा है कि पागलों के डॉक्टर के पास जाओ, तो वो सिर्फ इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि आपने उनको समझने का मौका ही नहीं दिया, राइट? सो आई थिंक अगर हम उन लोगों को सुनना और समझना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये नॉर्मलाइज धीरे धीरे हो ही जाएगी. बट अगेन आई विल से कि इन बड़ी चीज़ों तक पहुंचने के लिए उससे पहले हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे. यू नो, वी शुड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल व्हाट इज एक्चुअली गोइंग अराउंड इन लाइफ एंड देयर इज नथिंग बैड इन इट, नथिंग बैड इन इट. So that means कि we need to give ears to our loved ones and comfort zone so that they can come and share anything with us. It's very important. Yeah. I think this is need of an hour. Right? आज आप हर एक इंसान को देखिए तो हर एक व्यक्ति बोलने के लिए तैयार है. वो लोगों को ज्ञान देना चाहता है, बट बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको सुनने के लिए बैठे हों, जो आपको बोलेंगे पूजा चल तू बोल, मैं सुनूंगा बैठ के, right? Very rarely we'll find such people, right? और ऐसे जो लोग होते हैं, I would say that they are the therapist. They are the real therapist. You don't have to pay to a professional therapist. I think people like these are enough. But ऐसे लोग मिलते नहीं. और जिनसे हम उम्मीद करते हैं, like हमारे friends या हमारा family, तो उनका एक सिंपल सा होता है, चल छोड़ना. घर वाले बोलेंगे अरे छोड़ो, अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम बहुत सोचते हो, अच्छा जाओ ये खा लो. और फ्रेंड बोलेगा चल सुट्टा पी कर आते हैं, सब ठीक हो जाएगा, राइट? तो आपको तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई अपने आप को एक्सप्रेस करने की, और जब आपको मौका ही नहीं मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का तो आप कभी नहीं अपने आप को बोल पाओगे. एंड आई थिंक हर एक बीमारी का सबसे अच्छा इलाज ये होता है कि आपको कोई सुनने वाला हो, जो आपकी बात सुनकर सिर्फ आपकी बात सुने, कोई ओपिनियन ना दे, कोई उस पर डिस्कशन नहीं लेकर जाए, कोई डिबेट ना करे, आपसे सिर्फ आपकी बात सुने, राइट? दैट इज द बेस्ट थेरेपी फॉर मी सो फार. थैंक यू फॉर शेयरिंग अंकुर. आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी एंड दे विल स्टार्ट लिसनिंग देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. सो एक और क्वेश्चन था अंकुर, आप ही की जर्नी से, जैसा आपने बोला कि यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. तो जैसे कि आप प्रोफेशनल हैं, ट्रेनर हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं एंड एक ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है बहुत हैक्टिक होता है. यू लॉट ऑफ टाइम यू ट्रैवल, बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल है आपका. तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं. तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या प्रैक्टिस करते हैं आप? If you can tell 2 to 3 things for the professional जो अपनी busy life में उसे incorporate कर सकें, so it will be helpful for them. Personally, I would say that
I love my life the way I am living. I love my routine most importantly. और आई थिंक जब कोई चार्म की बात करता है, वो कोई आंखों में वो कामनेस देखता है. सो आई ऑलवेज से दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द रूटीन, एंड ऑफ कोर्स इट्स बिकॉज ऑफ दोज small practices that you do every day. So we were just talking about compound, that compound effect. So that compound effect is what? आप जो रोज थोड़ा थोड़ा सा कर रहे होते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, लेट्स से एक एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड हम बोलते हैं, राइट? सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद करना, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए, या चलिए धन्यवाद ईश्वर को नहीं करिए, खुद को ही धन्यवाद कर लीजिए कि आपके पास इतना खूबसूरत सा दिन है बहुत कुछ अचीव करने के लिए. सो दिस इज एन एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड. देन एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, राइट? मान लीजिए आप सुबह अपने ऑफिस के लिए निकले और रास्ते में आपने देखा कि कोई बुजुर्ग है जो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, या कोई बच्चे हैं जो रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं. सो आपने अपनी कार रोक दी, यू अलाउड देम टू क्रॉस द रोड. दैट इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, राइट? ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स हम रोज कर सकते हैं. मतलब ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हमें मिलते हैं जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें. बट वी आर सो मच इन हरी कि हम ऐसी चीज़ों पे कभी ध्यान देते ही नहीं, राइट? तो ये होते हैं वो कंपाउंड इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड इन कंपाउंड इफेक्ट, कि आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप रोज करते हैं और फिर वो अचानक से आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाते हैं, राइट? सो अगर आप मेरे पर्सनल रूटीन के बारे में बात करेंगे तो आई वेक अप एट 3:55 AM. Oh my God. So, and it's been, I would say it's been 5 years, more than 5 years I've been waking up at same time. Even like after I got married, I have been continuing with my same routine. And I don't know how many of you will understand, but for me सुबह उठना एक अलग ही तरीके का करिश्मा जैसा होता है मेरे लिए. जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो मुझे एक अलग ही फील देता है. Not every day I have that same energy level जो रोज़ सुबह उठ के मुझे मिलता है. बट हाँ, कभी कभी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑलवेज हाई. Why? Because there is always a sense of an achievement that I did it. I got up today early, right? So मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठ के सबसे पहले अपनी सांस पे सिर्फ 3 बार अपनी ब्रेथ पर ध्यान देता हूँ. just thrice. So I inhale, I exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, just thrice. But I consciously do that. I just feel that I'm breathing, where it's going, how it's coming out, what's happening. And this is what I do right after I wake up, right after I sit, right, like till the time I'm sitting on my bed. Then I immediately after I get on the floor, I touch floor. मैं धरती माता को धन्यवाद करता हूँ कि मैं वापस से खड़ा हूँ वहाँ पे, तो मैं उनको भी चूमता हूँ. तो ये मेरा रूटीन है. और फिर वहाँ के, और फिर इसके बाद फिर मैं अपनी कॉफ़ी वगैरह लेता हूँ. देन बाय 5 I'm at my gym most of the time. If I'm in Allahabad, if I'm traveling, then of course it's not possible because I can't find gym everywhere. But working out is something that is so close to my heart. अगर मैं वर्कआउट ना करूँ तो शायद मैं डिप्रेस हो जाऊँ. So it has become an integral part of my life now. So when you say what practice do you do? For me, working out is a meditation. It fuels me. It gives me immense power. I might look physically bad. I might look old now. But what I have inside me, that inherent energy, that inherent power that I have, that is something that I cannot express you. Right? So ज़रूरी नहीं है कि जिम जाने से बहुत मस्कुलर हो जाऊँगा मैं, या मैं बहुत हैंडसम हो जाऊँगा. बट एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिलता है मुझे. एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक पावर मिलता है मुझे मेरे अंदर कि हाँ, मैंने ये अचीव किया है, मैं जिम पहुँच गया हूँ. जब सब लोग सो रहे हैं, बाकी सारे लोग सो रहे हैं, कंफर्टेबल हैं अपने बेड के अंदर, तब मैं उठ रहा हूँ. एंड बिलीव मी, जब आप ये काम करते हैं और बाहर निकल कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं. आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये इस चीज को शायद सालों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. लाइक यू लुक एट दोस ओल्ड पीपल लाइक 60+, 70+, and they're out, they're walking, they're jogging. It is incredible to see them. Yeah, so this is also one of the meditations, I would say. I mean, this is my way of meditating, to move out of my comfort zone. Going to the gym or going for the workout or going for the walk at 5 AM is a meditation for me. Right? When you see people that they are already out, when you see that people are still sleeping, but you are doing something for yourself, that makes a lot of sense, and that itself could be a good meditation, right? Along with that,
Like after I come back home, then after shower and everything, I sit for meditation for at least 15-20 minutes. The best part is that now we have so many apps. अभी तो बहुत सारे apps हैं हमारे पास जिनके थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हैं. आप YouTube पे जाकर बहुत सारे माइंडफुलनेस वाले मेडिटेशंस देख सकते हैं. माइंडफुलनेस मेडिटेशन वो मेडिटेशन होता है जो आपको प्रेजेंट में लेकर आते हैं, which helps you to be in the present, right? And there are so many short meditations that you can practice in the morning or any time of the day. I mean, if you'll talk to the spiritual gurus, they will probably tell you that there has to be a specific time. Yes, technically, we should have a specific time to meditate, but the kind of lifestyle we have right now, I would say कि उन 24 घंटों में से अगर आप 10 मिनट भी अपने लिए निकाल ले जहाँ पर आप शांत बैठे हो, चलिए आप ध्यान भी मत करिए, आप आंखें भी बंद मत करिए, आप मत मंत्रों का उच्चारण करिए, आप ओम मत सोचिए अपने अंदर, आप सिर्फ शांत बैठकर देखिए. मुश्किल होगा आपके लिए शुरुआत में, बट कम से कम आपको 10 मिनट अपने आप को ज़रूर देना चाहिए. सो इफ़ नॉट 1 hour or 2 hours, एटलीस्ट ट्राई टू सिट फॉर 10-15 minutes और धीरे धीरे आप अपनी जर्नी की शुरुआत करिए. यहाँ से आप फिर आगे बढ़िए. 10 मिनट से आप 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए. कुछ समय के बाद आप बोर हो जाएंगे, आपको काम खत्म करने का मन करेगा, बट देन अगेन आपने जो अभी तक जो किया है 10-15 दिन, वो एज अ फ्यूल काम करेगा आपको उन दिनों में हेल्प करने के लिए जब आपका मन नहीं कर रहा है उस काम को करने का. दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिसेस. बट इन सब के बावजूद भी मैं बोलूँगा कि एक जो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस ये है मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए या माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ का एक बढ़िया हिस्सा बनाने के लिए, कि आप जो भी काम करें, जो भी काम आप दिन भर में करें, उसको बहुत पैशन के साथ करें. उसमें अपने आप को झोंक दें, राइट? एंड नॉट जस्ट पैशन, उसमें बहुत प्यार भी दें. उसमें जितना आप प्यार लगा सकते हैं अपने काम में, आप उसमें बहुत सारे प्यार लगाइए. बिलीव मी, आप सिर्फ पैशन और प्यार को अपने काम में झोंक देंगे तो काम इतना खूबसूरती से निकलेगा दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये कितना खूबसूरत हो गया. वाओ, दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग एडवाइस अंकुर. एंड इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है. एंड वंस अगेन अ वेरी इंसाइटफुल सेशन. आई होप थैंक यू सो मच. बहुत ही मज़ा आएगा सुनकर. तो हमारा एक और राउंड होता है, यू मस्ट बी नोइंग, रैपिड फायर. ओह, दैट्स ग्रेट, इंटरेस्टिंग. तो अगर आप मैं क्वेश्चंस पूछूंगी एंड विद इन 5 seconds यू नीड टू आंसर. Okay, I'm ready. अगर आप आंसर दे पाए तो यू विल गेट अ सीक्रेट गिफ्ट. Wow, सो आर यू रेडी? very much. ओके. नर्वस? Excited. Great. So which superpower would you choose, invisibility or mind reading? Invisibility. Mind reading, I can do a little. Okay. Weirdest habit that apparently you possess? Weirdest habit. Yeah. Do you have options? No. Weirdest habit. Sit on the floor and read. Okay. Yeah. People usually don't like it. I mean, because I still like when I'm there at my home, I love to sit on the floor only. Sometimes even I lie on the floor, or sometimes I'm sitting on the stairs. But yeah, I mean that's something weird because people usually appreciate that you sit at a particular place and read, like that. But because I am a reader who reads loudly, so I need that comfort also. So I just lie on the floor or I sit anywhere and I read. Okay. But that's a little weird, yeah. Nice. So if you could travel back in time, what period would you like to go? You were talking about the age? Yeah. I would go back to my 4 or 5-year-old self. Yeah. Because I remember, like as I mentioned before, that I don't remember what good things happened with me. I remember what bad went with me because that's how my mind functioned, back those days. So मुझे अच्छी चीज़ें नहीं याद होती थी, मुझे बुरी चीज़ें हमेशा याद रहती थी. So I want to go back to my 5-year-old self because मुझे बहुत clearly एक चीज़ याद है कि मुझे शायद स्कूल नहीं जाना था. Okay. So my mom, I think she had locked me in the room, and it was parents teacher meeting. And they locked me in the room, and my parents, they went to my school because I wasn't going, and I also wasn't allowing them to go to my school. So they did that, and that's something that remained in my head since quite a long time. And there had been many such incidents. I know that's very, very small, very basic thing, but I had it like a trauma in me. As I said, that every brain functions differently, so my function this way. So I want to go back there and I want to tell that Ankur that it's fine. They're just coming. They're parents. They love you. Yeah? Okay. So if you could ask one question to God, what would it be?
There's so many questions actually, but the one question that I would ask is हर एक इंसान को हर एक चीज महसूस करने की क्षमता क्यों नहीं दी आपने? यू नो, हर एक इमोशन को महसूस करने की क्षमता क्यों नहीं दी आपने? बिकॉज या तो क्षमता दी है तो शायद हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तभी तो शायद हमें अलग अलग लोगों को ढूंढना पड़ता है कि सुनने वाला भी ढूंढना पड़ेगा, बोलने वाला भी ढूंढना पड़ेगा, सलाह देने वाला ढूंढते हैं हम। तो अगर हर एक इंसान के अंदर वो सेम फीलिंग्स या वो सेम इमोशंस का पैटर्न फ्लो होता तो शायद हमें लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता, हम अपने आपस के लोगों में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं या उनके ओपिनियंस ले सकते हैं। सो आई थिंक ये सवाल होता कि हर एक इंसान को इक्वल पावर क्यों नहीं दिया आपने इमोशंस को महसूस करने का या समझने का। वाओ, थैंक यू अंकुर। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है एंड वुड यू लव टू नो योर रिजल्ट्स? व्हाई नॉट, या। Okay, so finally you won the contest. Wow. And here is the gift. This is my book. Thank you so much. Oh wow, this is Nail the Convo with Strangers. That's beautiful. Thank you so much. A guide on interacting with people. Pooja Kushwaha. Lovely, lovely. Thank you, Pooja. Thank you so much and thank you. Nice meeting you. Be here. And yes, so see you in the next session. Thank you. सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। तो कैसा लगा हमें आज का एपिसोड कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइएगा, और आप किसे और देखना चाहेंगे हमारे इस एपिसोड्स में, हमारा ये टॉक शो में, और कैसे लग रहे हैं आपको हमारे एपिसोड, कौन सा आपके लिए बेस्ट एपिसोड था। और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन हो, कोई सेलिब्रिटी, कोई कोच जिसे आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग अस। एंड अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलूंगी आपको एक नए एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ।